नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं अनूपपुर के कोतमा हादसे में मृतकों के परिजनों को 9-9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। साथ ही राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के दूसरे दिन विद्यार्थियों के लिए आरसी प्लेन कार्यशाला के साथ ग्रहों और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दूसरे दिन सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सम्मेलन में कहा कि आम जन को इससे कालगणना, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। डोंगला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा कालगणना का भी केंद्र है और भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अत्यंत महत्व का स्थान है। यहाँ उत्तरायण दक्षिणायन भी हमारी प्राचीन पद्धति से शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाई देता है। मैं अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट और खासकर और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ वैज्ञानिकों के साथ हमारी सरकार के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के मध्य सरकार जो बढ़ रही है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की स्थिति में बहुत तेज गति से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभाव भी मेरे पास है। आने वाले समय में हम ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार के दौर में विज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मध्य सरकार भी कदम से कदम मिला के चलेगी। कर्क रेखा पर स्थित डोंगला गांव खगोल विज्ञान और ज्योतिष के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2013 में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यहां आधुनिक वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई थी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश के 10 महीने बाद करीब 30 पीड़ित परिवारों ने शनिवार को पीएम मोदी को लेटर लिखा है। पीड़ित परिवारों ने पीएम से फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सच्चाई जाननी है। हम जानना चाहते हैं कि हादसा क्यों हुआ और क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी। अगर ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो कम से कम इसे निजी तौर पर परिवारों के साथ साझा किया जाए। वहीं परिजनों ने एयर इंडिया की तारीफ से मृतकों का सामान वापस पाने को लेकर सहयोग में कमी का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वेबसाइट पर सामान की तस्वीरें धुंधली है, जिससे उन्हें पहचान कर पानी नामुमकिन है। बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग 7878 विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया था। इस हादसे में 241 यात्री और 19 अन्य लोगों समेत कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। आपको ये भी बता दें कि इस साल जून में प्लेन क्रैश की फाइनल रिपोर्ट आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय उड़ान योजना अब सवालों के घेरे में है। रायपुर एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों की भारी कमी देखी जा रही है। कई उड़ानों में महज 10 से 20 यात्री ही सफर कर रहे हैं, जबकि कुछ रूट्स पर फ्लाइट्स रद्द हो रही है। आखिर क्यों नहीं मिल रहे यात्री, देखिए रिपोर्ट।
रायपुर से जगदलपुर और हैदराबाद को जोड़ने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। कई बार फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ रही है। महंगा किराया इसका सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है। रायपुर से जगदलपुर का किराया 5 से 8 हजार रुपए तक पहुंच जाता है, जबकि रीवा के लिए 3 से 5 हजार रुपए देना पड़ता है। छोटी दूरी के बावजूद हवाई सफर आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। हालात ये हैं कि कई फ्लाइट सिर्फ 10 से 20 यात्रियों के साथ ही उड़ रही हैं। रायपुर जगदलपुर हैदराबाद सेक्टर की फ्लाइट कई बार यात्रियों की कमी के चलते रद्द हो चुकी है। अंबिकापुर से कोलकाता फ्लाइट में भी कभी 3 तो कभी 9 यात्री ही नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए शुरू की गई फ्लाइट्स भी उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं पा रही है। इन फ्लाइट्स में यात्रियों की संख्या 30% से भी कम है, जिससे इनके संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 5,000 से 8,500 रुपए रायपुर जगदलपुर किराया, 3,500 से 5,500 रुपए रायपुर रीवा किराया। 72 सीटर विमान, आधे से भी कम सीटें हो रही बुक। 30% से कम ऑक्यूपेंसी कई रूट्स पर। 3 से 9 यात्री अंबिकापुर कोलकाता फ्लाइट में, रीवा रूट पर हफ्ते में 3 दिन ही उड़ान। 7-8 फ्लाइट्स पर कम बुकिंग का असर। 2-3 बार तक फ्लाइट कैंसिल। 100% तक महंगा पड़ रहा पूरा सफर। समय सिर्फ महंगे किराए तक सीमित नहीं है, एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचना भी महंगा पड़ता है। सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा की कमी और महंगी टैक्सी के कारण पूरा सफर और महंगा हो जाता है। ऐसे में लोग ट्रेन और बस को ज्यादा बेहतर विकल्प मान रहे हैं। महंगा किराया, कम यात्री और कमजोर कनेक्टिविटी, ये 3 बड़ी वजहें क्षेत्रीय उड़ान योजना पर भारी पड़ रही हैं। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कई रूट्स बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। प्रदेश में क्षेत्रीय उड़ानों के लिए अलग अलग फ्लाइटें संचालित होना शुरू हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्लाइटों में यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि हालात अब ये पहुँच गए कि 2, 8 और 10 यात्रियों को लेकर के ये फ्लाइटें जो है वो संचालित हो रही हैं। कुल मिलाकर के क्षेत्रीय उड़ानों में यात्रियों की संख्या जो है वो लगातार घटती जा रही है। इसके पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही है। खास तौर पर देखा जाए तो यात्रियों के लिए जो किराया लिया जा रहा है, एयर फेयर यानी कि, वो काफ़ी ज़्यादा है। बताया जाता है रायपुर से जगदलपुर जैसी यात्रा के लिए ही केवल 4 से 6,000 रुपये तक का जो खर्च है वो आ रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, पहले जब ये फ्लाइटें संचालित होती थी तो एविएशन फ्यूल भी सस्ता था, लेकिन महंगाई के साथ साथ अब फ्लाइट कंपनियों ने भी अपने दाम जो है वो कहीं ना कहीं एयर फेयर के बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा जो रीवा की फ़्लाइट हाल ही में शुरू हुई है, जिसका किराया 3,500 से शुरू होता है, 3,500 से 6,000 रुपये तक का उसका किराया है। इसमें भी जो यात्री हैं शुरुआती दिनों में तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या कम हो रही है। अंबिकापुर से कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट में भी यात्री जो है वो सफ़र नहीं करे। कहीं ना कहीं ज़रूर यात्रियों की सुविधा के लिए फ़्लाइटों का संचालन बढ़ाया गया है, लेकिन क्षेत्रीय उड़ानों में यात्री नहीं आ रहे। इसके अलावा अगर रायपुर एयरपोर्ट की बात करें तो रायपुर से भी जगदलपुर जाने वाली फ़्लाइट में ज़्यादा यात्री सफ़र नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एयर फेयर है, ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं सड़क मार्ग के ज़रिए जो है बस के ज़रिए सफ़र करना पहली पसंद बना हुआ है। कहीं ना कहीं एयर फेयर ज़्यादा होने के चलते ही ये वजह बताई जा रही है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जगदलपुर जैसे छोटे शहर या मध्य प्रदेश के रीवा की बात करें तो इन शहरों तक में भी एयर फेयर ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं यात्री जो है वो रुचि नहीं दिखा रहे। लोग अब भी ट्रेनों का सहारा जो है वो ज़्यादा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश में अब क्षेत्रीय उड़ानें जो हैं वो संचालित करना एयरप्लेन जो फ्लाइट्स की कंपनियां, उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, ANS24/7, रायपुर। वहीं दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिले के नागरिकों के गुम हुए 205 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद 50 लाख के हैंडसेट्स टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से दुर्ग, भिलाई, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों से खोजा गया। सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी विजय अग्रवाल ने मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए। लंबे समय बाद फोन मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी झलक पड़ी। लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। इस दौरान पुलिस ने नागरिकों को यातायात नियमों के पालन और हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। बता दें कि गुम मोबाइल के लिए साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए फोन ट्रैक किया और बरामद किया। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो मोबाइल धारक थे, जो मोबाइल के मालिक थे, उनको वितरित किया गया है। ये वो मोबाइल थे जो विगत 2 वर्षों से
गुमशुदा हुए थे। उनका CIAR पोर्टल में इनकी एंट्री हुई थी और साइबर की टीम और SCCU की टीम ने मिलकर इसको रिकवर किया है और आज ये सभी जो मोबाइल धारक हैं उनको आज वापस किया जा रहा है। सर कितने लागत की मोबाइल सर? ये मोबाइल लगभग 50 लाख के आसपास इसका वैल्यू है और ये अलग अलग राज्यों से भी इसको ढूंढा गया है और सभी को ढूंढ कर बरामद करके आज उनके मालिकों को दिया जा रहा है। वहीं प्री प्राइमरी कक्षाओं को RT के दायरे से बाहर किए जाने के विरोध में NSUI कार्यकर्ताओं ने दुर्ग में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तेज धूप में लगभग 8 किलोमीटर नंगे पांव पदयात्रा कर सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रोश जताया। यह पदयात्रा सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से शुरू होकर गंजपारा स्थित शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के कार्यालय तक पहुंची। NSUI नेताओं का कहना है कि हाल ही में लिए गए निर्णय में प्री प्राइमरी कक्षाओं को RT अधिनियम से बाहर कर दिया गया है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों की शुरुआती शिक्षा प्रभावित हो रही है। लगातार पत्राचार किया के बाद भी सरकार ने अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया। इधर निजी स्कूल संगठन भी RT के तहत प्रवेश देने के पक्ष में नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा मामले पर कार्रवाई जारी है। इस संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। देखिए भैया, हाल में ही विधानसभा सत्र के दौरान प्री प्राइमरी की कक्षाओं को RT के तहत से हटा दिया गया था, जिसके विरोध में NSUI लगातार पत्राचार करी थी। किंतु जब अब 10 अप्रैल से RT की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और अभी तक यह भाजपा सरकार अपनी नींद से जागी नहीं एवं प्री प्राइमरी को वापस RT में शामिल नहीं किए, जिससे विवश होकर NSUI कार्यकर्ताओं को अपना विरोध प्रकट करने के लिए पदयात्रा करनी पड़ रही है। आप देखेंगे नंगे पांव NSUI के कार्यकर्ता सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से आज गजेंद्र यादव जी के जनजीवन परिसर के जो बगल में ऑफिस है वहां तक 7.5 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को कहा है कि आधा सत्र चालू हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी RT का फॉर्म हम ले रहे हैं। फॉर्म लेने के बाद छटनी होगी, छटनी के बाद 16 तारीख से उन बच्चों को 10 तारीख से उस भर्ती के लिए बुलाया जाएगा और जिनका चिट निकलेगा चिट के हिसाब से भर्ती होंगी। ऐसा किसी कोई समस्या नहीं है कि RT में बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। लगभग 34,000 आवेदन आए हमारे पास और उसमें 30,000 से ज़्यादा का वो छटनी हो गया, 4,000 बचा है। बात कर लेते हैं भोपाल की। शराब पीकर सड़कों पर मारपीट के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। खासकर MP नगर इलाके में क्लब्स के बाहर झगड़ों की कई वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने क्लब, होटल और बार संचालकों की बैठक बुलाई। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि क्लब के बाहर की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संचालकों को ही उठानी होगी। पुलिस का कहना है कि विवाद अक्सर क्लब के अंदर शुरू होकर बाहर हिंसा में बदल जाते हैं, इसलिए समय पर बंद करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में युवतियों के बीच झगड़े और मारपीट के मामले भी सामने आए थे, जिससे प्रशासन और सख्त हो गया है। जी, निश्चित तौर पे इसमें जो है पूर्व से गाइडलाइन जो है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भी दिया गया है। समय निर्धारित है पहले से 11:30 बजे तक जो है लिक्योर सर्व करने का और 12 बजे तक स्टैब्लिशमेंट बंद करने का पूर्व से है। इसका उल्लंघन अगर जो कोई भी करेगा, कोई भी संस्थान, अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है उस समय चलाने का, तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है सुसंगत धारा अंतर्गत किया जाएगा। कल जो है इस संबंध में हम लोग ने सभी शॉप स्टेशन को बता भी दिया गया और कल रात में जो है समय से बंद कराने के लिए थाना MP नगर के साथ साथ मैं भी गया था वहाँ पे और वहाँ पे जाके मैंने सबको समझाइश भी दी और सब वहाँ पे दुकान जो है सही समय पे जो उनका बार रेस्टोरेंट है उनको बंद करवा के फिर लौटा है। आज भी हम लोग का अभियान जो है जारी रहेगा और बीच बीच में औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। हटा के तिगरा गांव में किसी बात को लेकर कहासुनी में दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। सिविल अस्पताल हटा में घायलों का इलाज जारी है। मडी यादव पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी अनुसार शराब पार्टी के दौरान पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष मारपीट में उतर गए और 5 लोग घायल हो गए। सब्जी नहीं भैया कि तुम सब्जी खा लो, सुबह सब्जी को नहीं खा लो, सब्जी के भैया खा लो सब्जी तो फिर के लटके बजने लगा। हमारी गाड़ी फोड़ दी और 15 दिन गाड़ी नहीं लाए, मैं मोटरसाइकिल में गाड़ी था दी फोड़ के।
बात कर लेते हैं चिरमिरी की। यहाँ सड़कों पर मौत का सामान बेचने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के उस काले सिंडिकेट पर पुलिस ने सीधा प्रहार किया है जो युवाओं की रगों में जहर घोल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने 6 नंबर गोलाई के पास ऐसी घेराबंदी की जिसमें नशे के 2 बड़े सौदागर सीधे जाल में आ फंसे। जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो नजारा हैरान कर देने वाला था। इनके पास से 32 नग घातक नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। मुख्य आरोपी अभिषेक समुद्रे ने इतना शातिर था कि पुलिस को देखते ही उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया और भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। बता दें कि यह कार्रवाई महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि पुलिस की गहरी तफ्तीश का नतीजा रहा। पुराने आरोपी विवेक पटेल से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंची। कल मुखबिर से सूचना मिली कि उन अभिषेक और एक लड़की बैग में इंजेक्शन लेके चिरमिरी की तरफ आ रहे हैं, जिसमें कल तो नहीं मिली। फिर आज फिर सूचना सुबह मिली। आज हमने उनको घेराबंदी करके 6 नंबर गोलाई के पास पकड़ा। उसे बैग से तलाशी लिया जिसमें 32 नग इंजेक्शन नशीली इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। उसे पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 22C और 29 के तहत कार्रवाई किया गया है। वहीं बालाघाट के रामपायली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 21 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसडीओपी अभिषेक चौधरी के मुताबिक 2 आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जबकि एक स्थानीय आरोपी सप्लाई में मदद कर रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह ओडिशा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 13 दिन की रिमांड पर लिया गया है और आगे पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश हमारी रामपायली पुलिस द्वारा एक गांजे पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हमने कमर्शियल मात्रा में लगभग 21 किलो गांजा एक मोटरसाइकिल से पकड़ा है, जिसमें कि 3 व्यक्ति सवार थे। तीनों आरोपी गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए। गांजे को जब्त किया गया है। तीनों आरोपियों को जो गिरफ्तार आरोपी है उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और 13 तारीख तक की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसमें 2 आरोपी जो हैं वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और एक बालाघाट भटेरा का रहने वाला है। रायसेन जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान में सुल्तानगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने न केवल एक अपहृत नाबालिग बालिका को बरामद किया है बल्कि एक गुमशुदा युवती को भी तलाश कर तत्परता की मिसाल पेश की है। दरअसल 17 जनवरी को दर्ज अपहरण के मामले में सुल्तानगंज पुलिस ने विशेष टीम के प्रयास से मुखबिर की मदद से गुम लोगों को बरामद किया। 4 अप्रैल को भोपाल से आरोपी द्वारका हिरवार के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया गया। वहीं 12 मार्च को सकरदा गांव से गुम 19 साल की युवती को भी बरामद कर परिजन को सौंपा गया। जनवरी माह से एक नाबालिग बालिका की तलाश के प्रयास किए जा रहे थे और अंततः पुलिस को इसमें सफलता मिल गई है। नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया है और उसकी पुलिस कार्रवाई के बाद उसके परिजनों को सौंपा जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत विगत दिनों लगातार प्रयास किए गए हैं, जिसमें सिलवानी अनुभाग के अंतर्गत थाना बमोरी से 2 नाबालिग बालिकाएं और सुल्तानगंज से उक्त नाबालिग बालिका को बरामद किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों को चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ितों से नगद राशि के साथ मोबाइल और बाइक की चाबी छीनी गई। आरोपियों से चाकू जब्त किया गया है। बदमाशों पर पुराने मामले भी दर्ज है। इधर बुधवार शाम को हुई इस घटना का वीडियो सामने आया तो वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी पूरब उर्फ पिस्टल और आशीष उर्फ मार्टिन को घेराबंदी कर पकड़ा। जानकारी अनुसार आरोपियों ने वारदात का वीडियो बनाकर लोगों में खौफ पैदा करने के लिए खुद वायरल किए थे। वहीं परिवार की वजह से पीड़ित ने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।